हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। तो आज हम जो है लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हमने कहाँ छोड़ा था भाई, उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें मैंने नोट कर रखी हैं ताकि आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चीजों आपको ये लेक्चर खत्म होते ही इसके मैं नोट्स आपको भेज दूंगा। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ला कर रहे थे, है ना। उसके अंदर हमने ग्राफिकल मेथड कर लिया था कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, किस तरह से बनेगा, लॉग का बनेगा, नॉर्मल बनेगा, ए का स्क्वायर ए, है ना। इस तरह से हमने, या ए की पावर 0, हमने वो किया था ग्राफिकल मेथड, जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं रेट। ठीक है, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू भी वहीं से आ जाएगी। अगर रेट पता लग गया तो के हमें ऑलरेडी पता होगा डेफिनेटली, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी वहां से कंफर्म हो सकता है। सेकंड मेथड है अब इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड मतलब शुरुआती रेट मेथड। इसके अंदर क्या है, पहला जो मेथड था, हमने ग्राफिकल मेथड किया था, उसके अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था। अब ये चीज याद रख लेना, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था। जो चीज की पॉइंट करूंगा तो वो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। पहले मेथड में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट था, लेकिन इस मेथड के अंदर इररिस्पेक्टिव, ये ध्यान दीजिएगा बेटा, इररिस्पेक्टिव टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब कितने भी रिएक्टेंट हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट मेथड के अंदर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, उसमें हमने फॉर्मूलाज सीखे थे, है ना। उन्हीं फॉर्मूलाज को अप्लाई करना और ग्राफ बनाना है बस। फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, है ना, कोई भी ऑर्डर हो। उसके बाद इस मेथड के अंदर इररिस्पेक्टिव टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, हम इसका रेट, कांस्टेंट रेट ला निकाल सकते हैं। कैसे? एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है N1A, N2B, N3C। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी इन तीनों के अलग अलग हैं। ठीक है, A के N1 है, B के N2 है और C के N3 है, और यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये हमने जनरल एग्जांपल ले लिया। इस एग्जांपल के अंदर कीप द कंसंट्रेशन ऑफ B एंड C कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ B और C को हम कांस्टेंट रखेंगे। इसका मतलब बी की कंसंट्रेशन अगर 5 मोल थी तो 5 मोल रहेगी, सी की 6 मोल है तो 6 मोल रहेगी। सिर्फ चेंज करेंगे ए की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन 2 बार चेंज कर दो, और इसके लिए फिर उसके अकॉर्डिंग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए लेट ए इज डबल्ड। तो अब हम देखते हैं कि ए को, पहले हमने ए को जितना भी लिया था, सेकंड टर्म में ए को डबल कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद रेट को चेक करते हैं। थ्योरेटिकल मेथड है ये, सीधी सी बात है। तो रेट को चेक करेंगे, किसी भी रिएक्शन का रेट निकालने के लिए हम थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों मेथड्स का यूज करते हैं। यहां पर हम जो थ्योरी बता रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट पर अप्लाई होती है, याद रख लेना। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऐसा करते हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी और सी की कंसंट्रेशन सेम कर दी, ए की कंसंट्रेशन हमने डबल कर दी। हियर इट इज रिटन। ठीक है, लेट ए की कंसंट्रेशन डबल कर दी, और मान लीजिए कि कंसंट्रेशन डबल करने पर जो रेट आया है वो रेट 4 टाइम हो जाता है। सपोज दैट, ठीक है, ऐसा हम फॉर एग्जांपल कर रहे हैं, हम उसको सेम भी करेंगे, रेट का कोई असर नहीं होगा, ऐसा भी करेंगे, सभी ऑर्डर्स के लिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लो 4 हो गया, फिर ए की कंसंट्रेशन हमने ट्रिपल कर दी, ट्रिपल करने पर रेट हो गया 9। इसका मतलब रेट जो है उसकी पावर 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज पावर 2। यहां तक सबको समझ में आया ये हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट से सिर्फ, यस सर। है ना, एक्सपेरिमेंट से डायरेक्टली कंसंट्रेशन को हम चेंज कर रहे हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर, ठीक है, और ये 5वां लेक्चर है, सिर्फ 4 लेक्चर्स। ठीक है, मेरे सिर्फ 4 लेक्चर्स, उसके यूट्यूब के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, मैंने वो अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये चारों लेक्चर, आज वाला भी इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, ये चारों लेक्चर कर लेना, समझ लेना, 70% हिस्सा हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अप्रोक्सीमेटली हम पूरा केमिकल काइनेटिक खत्म कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के नोट्स आपको लोगों को भेजे जाएंगे, लिख लिख के याद करना और दिमाग में बिठा लेना, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। जो बच्चे मुझे पहले बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, उनके क्वेश्चन सॉल्व करने का राज इसी में छुपा हुआ है कि आप इनको याद रखिए। अगर ये याद रहा तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे। फिर भी जो सॉल्व नहीं हो रहा है, लेट मी चेक, मुझे बताइएगा। ठीक है, और लास्ट सेशन में हमने जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सी चीज टर्म रह गई थी, मैंने स्लोप निकाला था डायरेक्टली आप लोगों को बता के कि लास्ट टर्म और फाइनल इनिशियल टर्म में से माइनस करके उसको कैसे डिवाइड कर रहे हैं, वो ना, वो जो था वो इम्पोर्टेंट वाला, और टाइम से डिवाइड कर रहे थे उसे, वो इम्पोर्टेंट वाला स्लोप था। शायद कुछ बच्चों को उसकी समझ ना हो, आई थिंक कुछ को हो सकता है उसकी समझ हो, तो वो देखेंगे, उसको भी कभी डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल पहले इसको करते हैं, है ना। रेट जो है ए की पावर 2 है, सो ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा, है ना। रेट जो है वो ए की पावर 2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सिंपली अब क्या करेंगे,
अब हम ए और सी को कांस्टेंट रख देंगे और बी को क्या करेंगे, बी की कंसंट्रेशन पहले नॉर्मल रखेंगे, फिर डबल करेंगे, फिर ट्रिपल करेंगे, ठीक है, सेम काम करने वाले हैं। तो नीचे देखिए हमने क्या किया, नाउ कीप द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड सी, keep the concentration of A and C and by changing the concentration of B, ठीक है, A and C constant वर्ड लिखना भूल गया मैं, ठीक है, तो A और C को हम constant रखने वाले हैं, let me write this, इसको constant रखेंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे, ओके, एंड बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी, और बी की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, लेट बी डबल्ड देन रेट विल बी 2 टाइम। सपोज कि बी को डबल करने पर रेट डबल हो गया, पहले हमने क्या किया था, ए को डबल करने पर रेट 4 गुना हो रहा था, ए को ट्रिपल करने पर रेट 9 मल्टीपल हो रहा था, इसका मतलब रेट उसके स्क्वायर पर है। यहां हम क्या कर रहे हैं कि बी को डबल करने पर रेट डबल हो जाता है, बी को ट्रिपल करेंगे तो रेट ट्रिपल हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब रेट जो उसकी पावर 1 पर है, डबल किया तो डबल हो गया, ट्रिपल किया तो ट्रिपल हो गया, तो पावर 1 है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी रेज टू देयर पावर 1। तो यहां पर ये अब आपको सीधा दिखाई दे रहा होगा, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 1, ऑर्डर विल बी 1। यहां तक समझ में आया सबको? आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधा ऑर्डर चेक करने का तरीका है, बट जो मेथड जो एग्जांपल है वो जरूर याद होना चाहिए। यस बेटा, प्लीज टेल मी, समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके ओके, किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क। आगे देखिए बेटा, हम क्या करते हैं, थर्ड, कीप द कंसंट्रेशन, ए और बी को कांस्टेंट रखते हैं, सी को डबल किया तो मान लीजिए कि डबल करने पर रेट पर कोई असर नहीं आया। मैंने बोला था तीनों एग्जांपल्स को लेंगे हम, जीरो ऑर्डर भी लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर भी लेंगे, सेकंड ऑर्डर भी लेंगे, है ना, जो भी आ रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया था, देखिए, तो सबसे पहले ए की पावर 2 यानी कि सेकंड ऑर्डर बन रही थी वो, क्योंकि रेट डबल कर रहे थे तो जो सॉरी ए कंसंट्रेशन डबल कर रहे थे तो रेट जो है वो पावर में डबल हो रहा था ना, पावर रेज टू पावर 2 आ रहा था, ट्रिपल कर रहे थे तो 9 हो रहा था, डबल कर रहे थे तो 4 हो रहा था, तो रेट आ गया, ए आ गया 2, है ना, ऑर्डर ऑफ ए। फर्दर हमने क्या किया, रेट जितना बढ़ा रहे थे, जितना मल्टीपल कर रहे थे उतना ही मल्टीपल हो रहा था, है ना, डबल कर रहे थे कंसंट्रेशन तो रेट डबल हो रहा था, ट्रिपल कर रहे थे तो रेट ट्रिपल हो रहा, मतलब ये आ गया ऑर्डर 1, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कह सकते हैं इसको। और फर्दर हम कर रहे हैं, रेट को हमने कंसंट्रेशन को बढ़ाया घटाया कुछ भी किया, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसका मतलब वो जीरो ऑर्डर है, ठीक है, तो यानी ऑर्डर आ गया जीरो, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर जीरो, सी रेज टू पावर जीरो, ऑर्डर विल बी जीरो, तो यहाँ ऑर्डर आ जाएगा जीरो। तीनों हमने तीनों तरीके बना के देखिए, एबीसी प्रोडक्ट लिए आप कितने भी रिएक्टेंट ले सकते हैं, एबीसीडी एफ जी एच आई कितनी भी कंसंट्रेशन ले सकते हैं, बाकी सबको कांस्टेंट रखिए, एक को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, फिर देखेंगे कि ऑर्डर किस हिसाब से उसका उसका रेज टू पावर बन रहा है, बस ये चेक करेंगे, सिंपल स्ट्रेट लाइन, लास्ट लाइन यही थी, ठीक है। ओवरऑल रेट फिर क्या लिखेंगे, रेट इक्वल के की पावर के इंटू ए की पावर 2 है, बी की पावर 1 है, सी की पावर 0 है, तो ओवरऑल रेट आ गया 3। क्लियर है ये? तो ये रेट एक्सपेरिमेंटल लेवल पर निकलता है, और इसको इंटीग्रेशन रेट, इसको इनिशियल रेट मेथड बोलते हैं, ठीक है, इनिशियल, नॉट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से याद आ रहा है ना, इनिशियल रेट मेथड बोलते हैं। गोट दिस गाइज, समझ में आ गया बेटा? ये सेकंड मेथड, जो फर्स्ट मेथड था ग्राफ वाला वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, सेकंड मेथड जस्ट नॉर्मल है, फिजी मतलब थ्योरेटिकल है, नथिंग स्पेशल इन इट। यस गाइज, टेल मी, यहाँ तक क्लियर है बेटा यस सबको? ठीक है, यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी का एक अल्टरनेट मेथड है, वहां तक तो फिजिकल मेथड था कि थ्योरेटिकल मेथड था, सिर्फ आपको थ्योरी लगानी है और एक्सपेरिमेंट करना और आंसर निकालना। यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा बेटर मैथमेटिकल फॉर्मूला के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सेकंड मेथड ये है फॉर्मूला में, यानी सेकंड मेथड कितने भी रिएक्टेंट हो, कितने भी रिएक्टेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जनरली आपको मास्टर क्लास तक एक या दो रिएक्टेंट तक ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शनें सिखाई जाएंगी, उसके अलावा नहीं सिखाई जाएंगी। बट रेट निकालने का मेथड ये वाला, कितने भी रिएक्टेंट हो, तो ये बहुत बेटर चीज है, वो भी +2 क्लास के अंदर आप सीख रहे हो, जबकि इवन बड़ी क्लासेस में भी इस तरह के मेथड्स ये वाले तो रहेंगे, बट उनका रेट निकालने के मेथड्स आपको सिखाए नहीं जाएंगे। 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर वाली रिएक्शन होती नहीं है, पहली बात तो, है ना, 4 ऑर्डर वाली बहुत रेयर होती है। तो यहाँ देखिए हमें पता है, अब हम मान लेते हैं लेट रेट जो है वो ए के इंटू ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा है, ये रेट आपके सामने सीधा सीधा, ठीक है, तो ये रेट आ गया।
अब लेट वी हैव टू डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए, एक ही कंसंट्रेशन है ना, जो जस्ट एक ही कंसंट्रेशन, ये दो अलग अलग कंसंट्रेशन ले रहा हूं मैं, एक ही दो अलग अलग कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मान लो अब दो की अलग अलग इनका रेट निकाल लिया, रेट 1 आ गया के ए नोट की पावर अल्फा है, और नीचे देखो सबस्क्रिप्ट लगा हुआ है 1, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ली मैंने ए की और वो 1 थी, मतलब 1 मान लो कि मैंने 5 मोल पर लीटर ले ली कंसंट्रेशन, ठीक है। ए की कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर, उसकी पावर अल्फा है, बी की पावर बीटा है, सी की पावर गामा है। मैंने बी और सी को कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ ए की कंसंट्रेशन अलग ले ली, मतलब वही कांस्टेंट रख रहा हूँ। बात एक ही ना, हमने कहा था कि एक को बदलेंगे दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, बट यहाँ मैं डबल नहीं करूंगा, आई विल नॉट डबल द कंसंट्रेशन और ट्रिपल द कंसंट्रेशन, मैं बस दूसरी कंसंट्रेशन ले रहा हूँ और उससे रेट निकाल रहा हूँ, सेकेंड रेट R2, ठीक है। नीचे लिखा हुआ देखो डिवाइड के अंदर, ठीक है, आपको शॉर्ट में लिखा था मैंने, आप इसको अलग अलग लिख सकते हो पहले, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई 1, ये इक्वेशन बन गई 2, 1 और 2 को, अब 2 में देखो क्या लिखा है मैंने, के इंटू ए नोट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट का मतलब, और वो सेकंड वाली कंसंट्रेशन, मतलब जो पहले ली थी वो नहीं लेनी है, उससे बदल दी हमने, डबल की ट्रिपल की इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट बदल दी, कंसंट्रेशन बदल गई दोनों की, ए नोट और नीचे भी ए नोट है, ठीक है, लेकिन इनिशियल है दोनों, बट ए नोट 1 ए नोट 2 दोनों कंसंट्रेशन अलग अलग है, जस्ट चेंज किया, और सी की कंसंट्रेशन सेम रखी है, तो बी की पावर बीटा सी की पावर गामा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, के से के कैंसिल हो जाएगा जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, देन क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अभी, ए नोट 1 की पावर अल्फा, ए नोट 2 की पावर अल्फा, तो हम इसे, यानी यहां मैं आपको दिखाता हूँ, R1/R2 ये इक्वल आ जाएगा, देखिए ए नोट 1 इसकी पावर अल्फा थी और ए नोट 2 इसकी पावर अल्फा है, ठीक है, दोनों की पावर अल्फा है, तो मैं लिख सकता हूँ ए नोट 1 और डिवाइड में ए नोट 2 और इन दोनों की होल पावर अल्फा। इज दिस राइट? ये सही है ना? 6th 7th क्लास में आपने मैथमेटिक्स नहीं सीखा होगा, सबको क्लियर है ये? तो यही मैंने डायरेक्ट, ठीक है, तो यही मैंने डायरेक्टली यहां पर अब इसको फाइनलाइज कर दिया, ठीक है। तो अब जरा देखिए हमने क्या किया है फाइन लास्ट में, ए नोट 1 ए नोट 2 उसकी होल पावर अल्फा, ठीक है। अगर मैं अब इसका लॉग कर दूं तो, ठीक है, मैं इसको सारे को साफ कर रहा हूं ताकि आपको नोट्स में वो क्लियर मिले, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर मैं इसका लॉग कर दूं तो, लेट्स डू इट लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरफ आ गया लॉग R1/R2, इस तरफ आ गया लॉग, ठीक है, ये इक्वल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां से आ गया, ठीक है, लोग सीधा आ गया लोग ए नोट बाय ए वन, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं था वो सर वो अल्फा, अल्फा था सर। हाँ मुझे लगा डायरेक्टली अभी प्रोपोर्शनल, कह रहा था कि वो अल्फा था, वो कैसे उड़ गया। वही वो मुझे लगा मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लगा दिया ठीक है, मैं खुद ही, मैं फिर मेरे को अभी याद आ गया देखते, मैंने कहा अरे यहाँ तो अल्फा आएगा ये अल्फा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कोई डिफरेंस है क्या? मुझे अच्छे से बनाना नहीं आ रहा है, थोड़ा बेटरली बनाते हैं ताकि मुझे भी कंफ्यूजन ना हो, आपको भी सर पता कंफ्यूजन नहीं, हो। मतलब अगर ऐसा ही था तो हमें ये सब सब्जेक्ट चाइनीज में पढ़ने चाहिए थी सर, इतनी कमी पड़ती है लेटर्स की। नहीं, इसका रीजन जानते हैं आप? चलो मैं इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर ये चीजें रोमन लैंग्वेज में क्यों होती है। कोई बता सकता है कि हम अल्फा बीटा गामा ये रोमन लैंग्वेज में क्यों पढ़ते हैं? किसी को रीजन वो पता है? सर रीजन बताता हूँ इसका, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। देखिए साइंटिफिक लैंग्वेज जो भी होती है ना, ये अल्फा बीटा गामा या कोई नेम रख रहे हो आप किसी चीज का, है ना, या सोडियम है, पोटेशियम है, पोटेशियम के लिए सिंबल क्या होता है के, सोडियम के लिए Na, पोटेशियम तो पी से बनता है, पी से तो फोस्फोरस होता है ना, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी डेफिनेटली, किसी ने आंसर बताया होगा इसको रोमन लैंग्वेज में ये कहते हैं इस वजह से इसका नाम ये है, ठीक है वो सही है, बट व्हाई इन रोमन? जब इंग्लिश में सब कुछ पढ़ा जा रहा है तो रोमन में आंसर क्यों, रोमन में ये चीजें क्यों लिखी जाती है? साइंटिफिक नोटेशंस में सिंबल्स जो यूज होते हैं वो भी रोमन में यूज होते हैं। अब इसका रीजन सुनिएगा, कोई भी साइंटिफिक नोटेशन डेड लैंग्वेज में लिखी जाती है, डेड लैंग्वेज में, डेड लैंग्वेज कौन सी होती है भाई? जो बोली नहीं जाती है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, सब लैंग्वेजेस लाइव लैंग्वेजेस हैं क्योंकि इनका उपयोग हो रहा है, इनका प्रयोग हो रहा है, दे आर इन यूज इन डेली लाइफ, और जो भी लैंग्वेज यूज में होती है उसको बोलते हैं लाइव लैंग्वेज।
जैसे संस्कृत है, संस्कृत एक डेड लैंग्वेज है, ठीक है, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होंगी। रोमन लैंग्वेज है, वो भी एक डेड लैंग्वेज है। संस्कृत पहले पुराने जमाने में बोली जाती थी, अभी नहीं बोली जाती है। रोमन लैंग्वेज भी पहले पुराने जमाने में बोली जाती थी, अभी नहीं बोली जाती है, ना ही लिखी जाती है ना पढ़ी जाती है। तो जैसा उसका रिटर्न हमारे पास है ना, बस उसको बोलते हैं डेड लैंग्वेज की। वो रिटर्न है, हम उसे सीख सकते हैं, बट दिस इज नॉट इन यूज। और यूज ना होने का मतलब वो डेड है। डेड का मतलब अब यहां से आपको ये कंफर्म होगा। सपोज दैट आप लोगों ने ये देखा होगा ना, एक्स्ट्रा वर्ड होता है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्लास लाइक दैट, आजकल उसे लिखते हैं एक्स्ट्रा, ई खा गए। ये देखा किसी ने? यस सर, ये मैंने देखा है। देखा ना। और में तो RXN लिख देते हैं। हाँ, एक और चीज बताता हूँ, स्कूल, SCHOOL, हिंदी में स्कूल को क्या कहते हैं? हिंदी में स्कूल लिखो, बना देते ठीक है, स्कूल, ये हिंदी में आ गया। लेकिन एक्चुअल में स्कूल को हिंदी में बोलते हैं विद्यालय, समझ रहे हो? बट हमने हिंदी में स्कूल वर्ड को एक्सेप्ट कर लिया। हिंदी लैंग्वेज लाइव लैंग्वेज है, तो हर साल, इंग्लिश में भी आप देखिएगा, गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, हर साल इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेजेस हैं, उनके शब्दों में, उनकी शब्दावली में चेंज आ जाता है। कुछ वर्ड वो छोड़ देते हैं, इतने पुराने हो जाते हैं कि उनका यूज ही नहीं होता, तो उनको गायब कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और कुछ वर्ड नए एक्सेप्ट कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। समझ में आया? हिंदी में भी ऐसा ही होता है, हर साल होता है। तो लाइव, जितनी भी लाइव लैंग्वेजेस हैं, उनके अंदर संशोधन होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। दैट इज वाई अगर किसी साइंटिस्ट ने लाइव लैंग्वेज से उठा के और वो वर्ड चिपका दिया, तो क्या होगा भाई? हो सकता है 20-30 साल बाद वो वर्ड चेंज हो जाए, तो उनकी तो बैंड बज गई। उस वर्ड का फिर से नाम बदलेंगे, वो फिर से बदल जाएगा, फिर से बदलेंगे, वो फिर से बदल सकता है, ठीक है। तो वो सारी किताबों में वैसे ही बदलना पड़ेगा। सोचो जरा, हो गई ना प्रॉब्लम? तो कुछ चीजें अगर साइंस में गलत हो जाए ना, कन्वेंशनल करंट आपने सुना होगा ना, कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, हैं। बट करंट चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि शुरू में किसी साइंटिस्ट ने बता दिया कि भाई करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, और हमने मान लिया, सारी किताबों में छाप दिया। फिर उसके बाद समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट चलता है, वो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चलेगा, तो इसका मतलब वो गलत हो गया, तो सारी बुक्स में उसको सही करें? नहीं, अब उसको नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट। तो ऐसी दिक्कत ना आए लैंग्वेज के तौर पर, किसी शब्द का नाम बदल जाए, स्पेलिंग बदल जाए, या पूरा वर्ड ही चेंज हो जाए, तो वो सारी किताबों में साइंस को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। दैट इज व्हाई ऑल द साइंटिफिक नोटेशंस आर यूज्ड इन डेड लैंग्वेज। और अंग्रेजों की डेड लैंग्वेज तो रोमन वगैरह थी, वो इंडियन डेड लैंग्वेज को थोड़ा यूज कर लेंगे, तो इसलिए हम रोमन वर्ड्स पढ़ते हैं। दैट इज व्हाई यहाँ पर अल्फा बीटा गामा ये वर्ड यूज होते हैं। गॉट दिस गाइस? इंटरेस्टिंग फैक्ट था ना, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, आप लोगों को अब पता है, तो आप किसी से पर आज ही पता चला है। ओके। ये बेटा मास्टर क्लास के अंदर भी बहुत से बच्चों को, बहुत से टीचर्स को नहीं पता होता। आप तो अभी बहुत छोटे हो, ठीक है, तो आपको पता लग गया तो यू आर लकी, यू कह सकते हो, ठीक है। बस आपने जिक्र किया, इसलिए मुझे लगा कि चलो आज बता ही देते हैं ऐसा कुछ। दैट्स इट। तो यहाँ देखिए, अब हमने बेटा क्या किया, अल्फा आ गया यहाँ मल्टीप्लाई में। क्यों? जब लोग करते हैं तो पावर क्या बन जाती है? मल्टीप्लाई बन जाती है। तो सीधा अल्फा की वैल्यू निकाल लें, वो दूसरी तरफ चला जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा। तो लोग R1/R2 डिवाइडेड बाय लोग A1/A2। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये अल्फा निकालने का अपने पास सिंपल फॉर्मूला आ गया। फिर से दिखा देता हूं, थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था। R1/R2 हमने क्या किया, एक ही कंसंट्रेशन चेंज की, बाकी सबकी कंसंट्रेशन सेम रखी। तो यहाँ देख सकते हैं R1/R2 पहले रेट 1 रखा, जिसमें एक ही कंसंट्रेशन 1 थी, और वही सभी अल्फा बीटा गामा सभी की पावर इनटू के। फिर R2 रखा, दोनों को डिवाइड कर दिया, सब कट गया, A1/A2 बच गया, इनिशियल कंसंट्रेशन वो भी, दोनों की ओवरऑल पावर गामा अल्फा लग गई। अल्फा का लॉग किया तो अल्फा मल्टीप्लाई में आ गया, और आपके सामने R1 और R2 ये भी लोग आ गए। तो अल्फा को फाइंड कर लिया, R1/R2 log R1/R2 डिवाइड बाय log A1/A2, ये आपके पास में अल्फा आ गया। अल्फा निकाल लिया, क्लियर है? तो अब क्या बीटा और गामा नहीं निकाल सकते? निकल जाएगा ना, है ना? तो सेम मेथड से, हाँ सेम मेथड log से, R1/R2 अपॉन में log B1/B2। यस यस यस, सेम थिंग, ठीक है। तो आप B1 कह लो, A1 कह लो, कुछ भी लगा लो, C1 कह लो, उसी को बस उसी को चेंज करते जाएंगे। सेम मेथड से हम अल्फा बीटा गामा निकाल लेंगे, और ये न्यूमेरिकल में यूज होता है। इसके ऊपर एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, वो आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। एनसीईआरटी के सोल्ड न्यूमेरिकल्स में है शायद वो, ठीक है। तो पक्का आपको इसके ऊपर है, सेम इसी तरह का उसने कंसंट्रेशन दे रखी है,
ठीक है, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन, फिर ए की फिर से कंसंट्रेशन है, ठीक है, और रेट अलग अलग दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से अल्फा बीटा गामा आप इजीली निकाल सकते हैं इसी मेथड से। नेक्स्ट देखते हैं अभी थर्ड मेथड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड के अंदर अब क्या होगा, सभी मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं। यहाँ पर अल्टरनेट मेथड हमने किया था किसका, इनिशियल रेट मेथड था, सिंपल सा था, लेकिन उसमें अल्टरनेट मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल डेरिवेशन देता है वो। अब उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पर जारी होने वाला है, वो पीछे वाला एक ही छोटा सा फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, पीछे वाले मेथड में। ठीक है, इनिशियल रेट मेथड में। अब यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर हम फिर से वही चीज रिपीट करने वाले हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वाले फॉर्मूला। जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, के टी ए नोट माइनस ए होता है, याद है ना सबको। ठीक है, जो पीछे फॉर्मूलाज हमने लिखवाए मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए इन फॉर्मूलाज को लिखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए बीच में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी 2.303 लोग ए नोट बाय ए होता है, ये भी सही है, क्लियर है। अगर आप इसे नेचुरल लॉग में करना चाहते हो तो नेचुरल लॉग ए नोट बाय ए आ जाएगा, या फिर नेचुरल लॉग ए नोट माइनस नेचुरल लॉग ए। याद है मैंने बोला था सिर्फ इसके आगे नेचुरल लॉग लगा देना, इसके आगे नेचुरल लॉग। ठीक है, कैसे, अगर यहाँ पर नेचुरल लॉग लग जाए दोनों जगह पर, ये बन गई फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है। यस गाइस, याद है, सिंपल ट्रिक बताई थी एक। हाँ बेटा, तो करके दिखाऊं ऐसे, तो देखिए क्या आएगा, के टी इक्वल नेचुरल लॉग ए नोट बाय ए, ये लिख सकते हैं, माइनस में है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब इसी को अगर लॉग करता हूं इसका मैं नेचुरल लॉग का, तो ये क्या आ जाएगा, के टी इक्वल 2.303 और log ए नोट बाय ए आ जाएगा, दैट्स इट। और ए नोट बाय ए यही यही चीज लिख रखी है अब, यानी नेचुरल लॉग वाली फॉर्म को बस लॉग में कन्वर्ट कर रखा है, नथिंग स्पेशल इन इट। अब भाई सबको समझ में आ गया, ये वही इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, रेट इक्वेशन, सीधी सीधी। यस गाइस, यस Yes, sir. ठीक है, ओके। रिकॉल मी एज क्विक एज यू कैन, आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा ये रहे कि हाँ आपको ये आ रहा है। अगर मान लो कोई बीच में किसी को प्रॉब्लम आती है, उसको लगता है कि पिछला सेशन याद ही नहीं है, तो उसके लिए भी मैं इस सेशन में एक छोटी सी ट्रिक बता के, और इस सेशन में उसको थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा लेना पड़ेगा, बट इस सेशन में भी पीछे वाले सेशन का कवर हो जाएगा, ऐसा कुछ रिलेट कर सकता हूं मैं, ठीक है, लेकिन अगर आप मुझे बोलेंगे तो ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर आ गया। सेकंड ऑर्डर के लिए हमने भाई इक्वेशन नहीं की थी, यहां पर आपको सेकंड ऑर्डर के लिए इक्वेशन मिल रही है, वो क्या होती है, बस के टी इक्वल 1/a माइनस 1/a नोट, दैट्स इट। 1 से डिवाइड हो जाए और ए नोट की जगह पर पहले ए आएगा, बाद में ए नोट आएगा, बस इतना सा फर्क है, ये ध्यान रखना। ये सेकंड ऑर्डर के लिए रिएक्शन, और ये वाला फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमने पहले किया ही नहीं है इसको, तो अभी आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट टू यू, अभी इसे याद रखिएगा। लिमिटेशन इस ऑर्डर की, तो देखो इसमें हमने करना क्या, इंटीग्रेशन रेट ला मेथड के अंदर ओनली वन रिएक्टेंट हो, आपको उसने कंसंट्रेशंस दे रखी होंगी, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, फाइनल कंसंट्रेशन दे रखी है, दोनों को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, टाइम दे रखा हो, के की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू उसने दे रखी है, सपोज दैट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाल रहे हैं अपन सब कुछ, ठीक है। तो हमने इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन सबके वैल्यूज भरे, और इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें वैल्यू भरी, आंसर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, केटी सही आ रहा है, दूसरी बार कंसंट्रेशन चेंज कर दी, ए नोट अब दूसरा ले लिया, पहली बार ए नोट मान लो 5 मोल पर लीटर लिया था, दूसरी बार 6 मोल पर लीटर ले लिया, ए कुछ और ले लिया, टाइम कुछ और ले लिया, और दोनों बार उसको तीनों इक्वेशंस में भर के देखा, जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में, तीनों इक्वेशंस में अगर के की वैल्यू तीनों बार सेम आए, टाइम आपको पता है, ए नोट आपको पता है, ए पता है, तीनों को अलग अलग इक्वेशंस में भरिए, नेक्स्ट टाइम पे कंसंट्रेशन बदल दीजिए, और तीनों इक्वेशंस में अगर के की वैल्यू सेम आ रही है, किसी एक में सेम आएगी, जिसमें सेम आ रही है वही ऑर्डर रिएक्शन है, दैट्स इट। समझ में आ गया मेथड, एक से ज्यादा में सेम आ गए तो आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, वो तो होना नहीं चाहिए। इम्पॉसिबल बेटा, इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, वरना ऐसा थोड़ा हुआ। मतलब हमने कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट लेने में गलती करी। हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है डेफिनेटली, है ना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें पहले ही रिलेट मिल जाता कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। हाँ, कुछ ग्राफ में ऐसा हो सकता है कि कुछ ग्राफ में ऐसा गड़बड़ आ जाए, तो उसके लिए ग्राफिकल भी मैं आपको बताऊंगा, ये जो आपने बात बताई। तो ये देखो, ये कौन सा मेथड है, इसकी लिमिटेशन लिख रखी है नीचे, इट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। भाई तीनों में भर के देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल, जिसमें हिट हो गया, जिसमें ट्रायल फिट बैठ गया, दैट्स इट, वही है। तो लिमिटेशन नहीं है, यूं समझ लो,
टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लग जाता है, क्योंकि तीनों में भर के देखना, पहली बार हम पुट कर रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा तो हमें लगेगा अरे पता नहीं ये है कि नहीं है, और हो सकता है कि वो कैलकुलेशन की वजह से हमसे कैलकुलेशन में कटवट नहीं रहा, तो हमें लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता। फिर बाकी के दोनों में भरा, उनमें भी नहीं निकल रहा, फिर दिमाग हो जाएगा खराब कि तो तीनों में ही नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये फोर्थ ऑर्डर है क्या कुछ, फिर माइंड खराब हो जाता है। तो इसलिए इस मेथड का यही एक ड्रॉबैक है कि हिट एंड ट्रायल है, तो आपको कैलकुलेशन पूरी करके अच्छे से देखनी पड़ेगी, यूं नहीं है कि ऊपर ऊपर से आप करोगे और आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर भी निकल सकती है मतलब रिएक्शन तो। हाँ निकल सकती है बेटा, लेकिन आपके वो सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, तो आपके नहीं निकलेगी सर वो। एंट्रेंस वाले कोई गारंटी नहीं, वो नन ऑफ दिस के ऑप्शन में डाल के दे सकते। मैं मान सकता हूं आपकी बात कि गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन एक चीज आपको बताता हूँ, कम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी, दुनिया का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लेना, नॉट ओनली इंडिया में, इंडिया की तो बातें नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड में कहीं पर भी, अमेरिका, यूएस, जहां पर भी, यूएई, जहां पर भी जितनी भी कंट्रीज हैं, सभी के अंदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें 90% सिलेबस वही होता है जो पहले से पता होता है स्टूडेंट्स को, अगर वो थोड़ा सा अवेयर है तो। जैसे आईआईटी में, नीट में, आपको वहां में 90% सिलेबस पता है, आई कैन गारंटी कि मैं जो करवा रहा हूँ आईआईटी नीट में वो 90% है, ठीक है, ये मैं आपको कह सकता हूं। बट अगर मैं ये कहूं कि 100% जो मैं बता रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो वो गलत है। 10% की गुंजाइश होती है कि मान लो किसी भी एक लेसन में वो आपको हायर लेवल दे देगा, नेक्स्ट टाइम जब हमें पता लगेगा कि भाई इस बार तो ये वाला क्वेश्चन अलग आया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट ही अलग है, तो हम अगली बार उन बच्चों को वो वाला कॉन्सेप्ट भी कराना शुरू कर देंगे, और इस तरह से आईआईटी का सिलेबस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। कुछ कट जाता है, कुछ अलग हो जाता है, कई बार एक लेसन हो सकता है 10 मार्क्स का आ गया जिसकी उम्मीद हमें 2 नंबर की थी, और जो लेसन हम बोल रहे थे कि ये 10 नंबर का आता है डेफिनेटली, वो हो सकता है 0 मार्क्स का है। तो एवरेज कुछ भी हो सकती है, डोंट वरी अबाउट दिस, लेकिन हाँ ये पक्का है कि ओवरऑल कभी नहीं चेंज होता। हमने आपको 90% सिलेबस बोल दिया कि 90% यही आएगा, तो दैट्स मीन वही आएगा। तो बेटा इसका थर्ड फोर्थ जो भी ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, फोर्थ ऑर्डर होती नहीं है, ठीक है, तो हमने तो अभी तक नहीं पढ़ी आज तक, बट थर्ड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, वो कभी आया भी नहीं है। बट फिर भी अगर गलती से आ जाए तो भाई सिर्फ एक ही क्वेश्चन से तो ऐसा भला नहीं होगा ना अपना, कि मैं आपको थर्ड ऑर्डर, इवन काइनेटिक्स के ऊपर बड़ी बड़ी बुक्स लिख रखी हैं अच्छे अच्छे लोगों ने, हमने वो भी पढ़ी हैं हायर क्लास के अंदर, है ना, बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, प्रेशर के लिए एक बहुत बड़ा फॉर्मूला हमने किया कि वो हर ऑर्डर को फॉलो करता है, एक और थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के बाद में एक और फॉर्मूला है जो हर जगह पर अप्लाई हो जाता है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है वो, उसमें कैलकुलेशन ही करने में आपको इतना टाइम लग जाएगा कि आप डायरेक्ट छोटे छोटे फॉर्मूले अप्लाई करो ना, ठीक है, तो वो करवाने का आपको फायदा नहीं, वो मास्टर कोर्स में हमने करवाया बच्चों को, है ना। तो इसलिए हम मानते हैं कि 90% यही आएगा, 10% कुछ भी बदल सकता है, तो ये अगर मुश्किल आ गया ना लेसन, तो कोई दूसरा आसान लेसन बहुत आसान आएगा, ये भी पक्की बात है ना, तो एवरेज बराबर हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड अभी, अब इसी का ना दूसरा पार्ट है, देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिख रखा है, ये फर्स्ट, ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए, तो अब इसी का दूसरा पार्ट भी है, तो दूसरा पार्ट देखिए क्या है, ग्राफिकल मेथड। मेथड सेम है, इंटीग्रेटेड मेथड ही है, लेकिन यहां पर आप ग्राफ देख के, तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज आ चुकी है भाई, जीरो ऑर्डर का ग्राफ, और ये हमेशा परफेक्ट रहेगा, मतलब जैसे आप पूछ रहे थे ना कि सर अगर दो चीजें सेम आ जाए तो ग्राफ कई बार ना, दो ग्राफ अलग अलग ऑर्डर्स के सेम होते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन होते हैं, बनने में भी सेम, स्लोप व्लोप उनका अलग आता है, लेकिन बनने में और दिखने में सेम है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि ये कौन सा ग्राफ है, और वहां हम फंस जाते हैं। तो हमने पहले जो भी ग्राफ किए हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, और ये जो ग्राफ कर रहे हैं इसको भी माइंड में अच्छे से डालना है, दोनों में फर्क क्या है वो बताता हूँ, दोनों अपने आप में सेम ग्राफ नहीं है, और ये वाले वो ग्राफ हैं कि अगर ये सही है तो पक्के तौर पर वो वही वाला ऑर्डर है, उन ग्राफों में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, किसी दूसरे से वो सिमिलर मिल सकते हैं, बट ये ग्राफ नहीं मिलेंगे कभी भी सिमिलर, ठीक है। तो देखिए जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाएंगे ए वर्सेस टी का, सबसे पहले कंसंट्रेशन वर्सेस टी, तो हमें ये पता है जीरो ऑर्डर ग्राफ क्या था, के टी इक्वल ए नोट माइनस ए, सबसे पहले तो ये याद रख लो कि ये जीरो ऑर्डर ग्राफ था। अब इसमें जरा चीजें निकाल लें, ए वर्सेस टी, तो ए को इस तरफ ले आओ, प्लस में के टी इक्वल ए नोट आ जाएगा, वर्सेस टी, टी को दूसरी तरफ लेके जाना है, ए इक्वल माइनस के टी प्लस ए नोट, ये बन गई इक्वेशन। यस गाइस, ये समझ में आया बेटा, इक्वेशन कैसे बनानी है मैंने ग्राफ में बता रखा है ना। हाँ बेटा, मिट्टो समझ में आ गया बेटा, ठीक है सबको, यस ओके। तो अब देखिए, यानी ये हमने ये तो बता लिया, कैसे पता लगा, सिर्फ ये देखना है कि ए वर्सेस टी, अब ये देखना नहीं है, ये आपको याद रखना है कि जीरो ऑर्डर ग्राफ अगर ए वर्सेस टी आए
और वो स्ट्रेट लाइन हो और उसका स्लोप नेगेटिव हो तो वो पक्के तौर पर जीरो ऑर्डर ही होती है। या फिर यूं कह लो कि जीरो ऑर्डर आपको नहीं पता, ए वर्सेस टी ग्राफ है किसी का जिसमें स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, तो वो और स्ट्रेट लाइन है तो वो पक्के तौर पर जीरो ऑर्डर होगी। ठीक है, ए वर्सेस टी, तो हम ए वर्सेस टी जीरो ऑर्डर के अंदर फॉर्मूला पुट करते हैं तो ये चीजें आती हैं, है ना, तो हमने ये चीजें पुट कर दी, दैट्स इट। तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो ऐसी बनेगी, ए माइनस, अब ये देखिए इक्वेशन जो इन्होंने बना रखी है, ए इक्वल माइनस के टी प्लस हो, तो ये तो था हमारा वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। यस गाइज, ये समझ में आ गया ना सबको, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, मैं इसको तो पुट करूंगा ही, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो सी देखो क्या है, इंटरसेप्ट इज ए नोट, मैंने ऊपर ग्राफ में लिख रखा है इंटरसेप्ट जो वो ए नोट है, तो यही हमारा सी है, ए नोट इंटरसेप्ट। और एक्स जो है वो टी है, वो तो टी है बिल्कुल है, और एम जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है, और स्लोप क्या है, नेगेटिव है, माइनस के है ना। यस, समझ में आ गया सबको, ग्राफ सेकंड लेक्चर में ही ग्राफ यस करवाए, सर। है ना। तो ये आपको क्लियर होना Yes. चाहिए, किसी को नहीं आता है तो प्लीज आस्क टू मी, मैं आपको इसको फिर से रिवाइज करवा सकता हूँ, ठीक है। और मैं इनको यहाँ से रब कर रहा हूँ, या इसको तो चलो लिख देते हैं ना, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये आपके नोट्स में आपको हेल्प करेगा, एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज क्या है। फर्स्ट ऑर्डर देखिए अब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनाना log a वर्सेस t, तो यानी a वर्सेस t का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन और नेगेटिव स्लोप हो तो जीरो ऑर्डर, और log a वर्सेस t का ग्राफ भी नेगेटिव स्लोप हो और स्ट्रेट लाइन हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर, सेम ग्राफ है ए वर्सेस टी, वहां है लोग ए वर्सेस टी, लेकिन ग्राफ की शेप दोनों की सेम है, लोग ए वर्सेस टी होगा तो फर्स्ट ऑर्डर, ए वर्सेस टी होगा तो जीरो ऑर्डर, और दोनों स्ट्रेट लाइन होने चाहिए, दोनों का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। क्या स्लोप आता है उसके चक्कर में मत पड़ो, वो तो इक्वेशन लिखने से बाद में समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अब हमें लोग ए वर्सेस टी दिखाना भी, तो लोग ए वर्सेस टी कैसे दिखाएंगे, के टी इक्वल क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, कोई मेरे को फॉर्मूला याद करवाएगा, के टी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, और वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, याद रख लेना, रात को उठा के भी पूछो ना तो बोलो कि सर ये होता है बस। 2.303 log a dash upon में ठीक है, 2.303 log ए नोट बाय ए नोट बोलते हैं बेटा इसको, ये डैश नहीं बोलते हैं, ठीक है, नोट, नोट का मतलब जीरो ही होता है, याद रखना। तो देखो ये ग्राफ है हमारे लिए, आप लोग ना लगाकर या नेचुरल लोग लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखते हैं जरा, केटी इक्वल ही हमें पता है, अब उसने क्या बोला लोग ए, तो लोग ए तो भाई नीचे है, तो इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा फिर, है ना। नेचुरल लॉग लगाएंगे तो 2.303 हट जाएगा ना। हाँ 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 बिल्कुल हट जाएगा बेटा, वो लिख के दूं, देखो वो भी है, चलो मैं लिख देता हूँ नेचुरल लोग, ठीक है, ए नोट बाय ए आ जाएगा, बस ये आ गया, ठीक है। बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें लोग वाला ही चाहिए, क्योंकि किसने लोग ही बोला ना बेटा, तो हम लोग ए वाली ही इक्वेशन लेंगे, तो हम यहाँ पे लोग लगा दिया, 2.303 आ गया, तो 2.303 लोग ए नोट, लोग ए नोट माइनस लोग ए, क्लियर है, ये लिख सकते हैं ना। और याद रखना कि अब ये 2.303 तो सिर्फ लोग ए के, ए नोट के इसमें आ गया है ना, तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें, ब्रैकेट लगेगा, सीधी सी बात। ये बात कंफर्म हुई सबको, ये गलतियां करते हैं स्टूडेंट, उनको अगर मेथड आता है तो उन्हें लगता है कि हम कर लेंगे, जब प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो आंसर गलत आता है, दैट इज द वन ऑफ द मिस्टेक जो जनरली स्टूडेंट करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगा पाते। ध्यान देना, ब्रैकेट लगाने और ब्रैकेट हटाने पर आंसर्स बदल जाएंगे, ठीक है। तो 2.303 लोग ए, देखो लोग ए नोट बाय ए की, इसका पूरा सॉल्यूशन करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना था, तो यहां भी हमने वही किया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमें क्या चाहिए, लोग ए चाहिए भाई, सीधी सी बात, 2.303 को नीचे ले आओ, केटी डिवाइडेड बाय 2.303, और इक्वल आ जाएगा यहाँ पर लोग ए नोट माइनस लोग ए, हमें लोग ए चाहिए, लोग ए को इधर लेके आएंगे ताकि वो प्लस हो जाए, तो लोग ए इक्वल आ जाएगा, केटी वाले को उधर ले जाते हैं, माइनस केटी डिवाइड बाय 2.303, और प्लस में था लोग ए नोट। यस गाइज, दैट इज द इक्वेशन, हैव यू फाइंड दैट, ये वाली इक्वेशन बनी, और ये वाली इक्वेशन यहां पर लिखी हुई है। यस, गॉट दिस एट द रेट एवरीवन, सबको क्लियर है बेटा, Yes, sir. है ना। तो यानी आपके पास में ये सीधी सीधी इक्वेशन आ चुकी है, कैसे बनी वो भी मैं बता चुका हूं, तो अब हम इसको जरा
रब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये हो गया रब, यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन से ही आप इसे बना सकते हैं। मैं उसको बस ये दिखाना चाहता हूँ, लिखा हुआ जो है उसके अकॉर्डिंग ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो देखो log a वर्सेस t, a मतलब x एक्सिस होगा, ऑब्वियस y एक्सिस पर होगा, ये y आ जाएगा, y इक्वल mx प्लस c होता है ना, तो ये वही सेम इक्वेशन लग जाएगी इसके ऊपर भी, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो अब देखो ये तो है हमारा x, तो m क्या हो गया, नेगेटिव k बाई 2.303, ये आ गया स्लोप नेगेटिव k बाई 2.303। समझ में आ रहा है सबको, ये स्लोप हो गया, नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आएगा, पॉजिटिव स्लोप होता है तो टीचर क्लिक की तरफ, नेगेटिव स्लोप है तो क्रॉस की तरह आता है। ठीक है, तो नेगेटिव है तो क्रॉस की तरह आएगा। log a क्या है, ये है c हमारा, c मतलब इंटरसेप्ट, तो ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट, तो log a जो है वो ये वाला पॉइंट है और ये इंटरसेप्ट है अपना। ठीक है, दैट्स इट, log a कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ रही है, t इस तरफ बढ़ रहा है, दैट्स ऑल। यस, ग्राफ समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये ग्राफ अब मुझे लग रहा है कि सब बना सकते हैं ना। तो नेक्स्ट वाला ग्राफ देखते हैं अब सेकंड ऑर्डर के लिए। तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन क्या थी, याद है? सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बता देता हूं जो हमने अभी पीछे याद किया कि के टी इक्वल क्या होता है, 1/a माइनस 1/a नोट। जो जीरो ऑर्डर थी ना वो थी के टी ए नोट माइनस ए था। समझ में आ रहा है, ए नोट माइनस है, इसमें ना 1/, लग गया लेकिन ए नोट माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, ये ध्यान रख लेना, उल्टा हो जाता है, बस इतना सा उल्टा काम है, तो बाकी सब आपको याद रहना चाहिए। तो ये सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग केटी ये है। अब अपने को ग्राफ कौन सा बनाना है, हम क्या करते आ रहे हैं, पहले हमने बनाया ए वर्सेस टी जीरो ऑर्डर के लिए, अगर वो स्ट्रेट लाइन है नीचे की तरफ स्लोप है तो सही है। दूसरा हमने बनाया log a वर्सेस टी, वो क्या था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब हम बना रहे हैं 1/a वर्सेस टी, क्योंकि इसमें 1/a कुछ नाम की चीज होती है। ठीक है, समझ में आ गया सबको हम क्या बनाने वाले हैं? ये सारे पॉइंट्स बस याद रखने होते हैं, सीधी सी बात ये है। इसी वजह से काइनेटिक्स थोड़ी मुश्किल लगती है बच्चों को, क्योंकि ग्राफ याद करना, समझ में आ जाते हैं, ग्राफ बना भी लोगे, फॉर्मूला सामने वो बना लोगे, मैंने बनाना सिखा दिया तो आप सब बना सकते हो आई थिंक। ठीक है, फिर भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे बोल सकता है। और दूसरा काम क्या होता है, एक तो ग्राफ याद रखना, ठीक है, दूसरा उनको इम्प्लीमेंट करते टाइम पे फॉर्मूले और ग्राफ का कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल सा काम होता है। मतलब जब क्वेश्चन में ग्राफ लिखा होता है ना वो समझ में नहीं आता, और जब मैंने बना दिया तो आपको लगेगा आसानी से बन गया, है ना? यस सर जब बेटा, ड्राइव कर लेते हैं तो मतलब इजीली ड्राइव हो जाता है, बट जब करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाता है, एक एक दो दो माइनस प्लस इधर उधर। यस दैट इज द वर्ड्स आई एम सेइंग बेटा, कि उसका रीजन क्या होता है, जब आप करने जाते हो तो सबसे पहली बात होती है उसका रीजन है प्रैक्टिस कम होना। आपको प्रैक्टिस नहीं होती, इस वजह से वो गड़बड़ हो जाता है। दूसरा रीजन होता है कि फॉर्मूला आपको याद ही नहीं है कि ये कहां से शुरू होगा और कैसे होगा, ये भी एक वन ऑफ द प्रॉब्लम है। कि जब आपके सामने लिखा होगा फॉर्मूला आपको आसान लगेगा, जैसे ही बुक बंद हुई, जैसे ही स्लाइड बंद हुई, आपके फॉर्मूला दिमाग से अगर वैनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है, छुप रहा है, गायब हो जा रहा है, इसका मतलब प्रैक्टिस बहुत कम है। तो फिर आप न्यूमेरिकल देख के कैसे करोगे बच्चे, सोचो बेटा। न्यूमेरिकल देख के तो सब उड़ जाएगा, फॉर्मूला तो एक भी याद नहीं है, बुक में सामने रखा हुआ तो याद आता है। तो न्यूमेरिकल को देख के फॉर्मूला याद आना चाहिए, न्यूमेरिकल के हिसाब से फॉर्मूला याद आना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए उसकी बातों से कि ये सेकंड ऑर्डर की बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है। जब इतना इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे, और वो सिर्फ प्रैक्टिस से आता है, फॉर्मूले आसान है, सब कुछ आसान है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, बट बहुत सारी चीजें थोड़ा थोड़ा सा बदलाव में है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ठीक है, अभी हाफ ऑर्डर के लिए भी एक ग्राफ सिस्टम है। ठीक है, मैं सोच रहा था वो आपको करवाऊं हाफ ऑर्डर के लिए ग्राफ वाला, बट वो मैंने फिर डिनाई कर दिया। व्हाई? बिकॉज मुझे पता है अगर हाफ ऑर्डर वाले जो ग्राफ, ये इनके जो मेथड है ना डिटरमाइन करने वाले, और वो हाफ ऑर्डर वाला अगर आपने कर लिया, उसके ग्राफ कुछ अलग तरीके से बनते हैं। जो हमने पहले हाफ ऑर्डर के ग्राफ बनाए वैसे नहीं है, उसका मेथड ही बदल है, उसके पोटेश के कॉन्स्टेंट की वैल्यू बदल रखी है वहां पे। ठीक है, तो अगर आप वो ग्राफ करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आई नो दिस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे प्रैक्टिस करेंगे, फुल ऑन प्रैक्टिस करेंगे। फिर जब ये अच्छे से अपने फिंगर टिप्स पे हो जाए ना, ये बच्चों का खेल हो जाए, उसके बाद में उस एक ग्राफ को सबसे लास्ट में करना, पूरा लेसन खत्म करने के बाद। ये मेरी स्ट्रेटजी है। क्या है, सबसे पहले मुश्किल चीजों को हम, अगर हम कर रहे हैं मुश्किल लेसन को, तो उसमें से आसान आसान चीजों को अच्छे से उठाओ, उनकी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो आपके दिमाग में घुस जाए। उसके बाद जो एक दो मुश्किल चीजें लगती हैं लेसन में, एक बार उनको छोड़ दो, एक बार के लिए आसान चीजें समझ में आ रही है कर लो, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करो, प्रैक्टिस करो, आसान चीजें फिंगर टिप्स पे होने के बाद फिर मुश्किल चीजें जो एक दो पार्ट बचा था ना उसको सबसे लास्ट में करो। छोड़ना नहीं है उसको, लेकिन एक बार के लिए छोड़ देना है। समझ रहे हो, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, अगर आप इसको अपनाओगे तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, याद रख लेना। ठीक है,
केमिकल काइनेटिक्स ना, इसी के अंदर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एक कॉम्बिनेशंस, कंबाइंड रिएक्शंस की, ठीक है, सीरीज में रिएक्शंस चलती हैं। पहला ए से बी बना, बी से सी बना, सी से डी बना, है ना। तो ए से बी का काइनेटिक, बी से सी का काइनेटिक, ठीक है। वो कंजिक्यूटिव रेट रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस के ऊपर काफी कॉम्प्लिकेटेड वो है डेरिवेशंस, ठीक है। और डेरिवेशन तो चलो समझ में एक बार आ जाती है, शायद वो पेपर में भी नहीं आती है, नेट के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एमएससी की बात होता है, लेकिन उसके बाद में उनके फॉर्मूला ही बच्चों को याद नहीं होते, ठीक है। उसका रीजन ये होता है कि वो सच में कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया था पता है, आई वाज वन ऑफ द स्टूडेंट की जिसको मतलब वो फॉर्मूले और वो काइनेटिक्स सारी आती थी, ठीक है। उस टाइम तो आती थी, बहुत पुरानी बात है, अभी नहीं आती है। मैं यूं नहीं कहूंगा कि वो मेरे को याद ही है, बट हाँ, देखते ही मैं समझ जाऊंगा इजीली। तो वो मैंने क्या किया था, हर रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना है, उसको याद करना है अच्छे से। 10 दिन लगाऊंगा इस पे मैं, 10 पेजों पर 10 दिन लगाए, और वो मुझे अच्छे से आते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं 2 दिन में हो जाएगा ये, बट वो होता नहीं है। थोड़ा पढ़ा तो क्या मैंने टाइम स्लो कर दिया था? मैंने बाकी की चीजें पढ़ी भाई। ड्यूरिंग दैट टाइम वो एक पेज सिर्फ आपको करना है, अच्छे से समझना है, दिमाग में डालना है, फिर नेक्स्ट किसी दूसरे टॉपिक को उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। ऑर्गेनिक बेटा बस एक लेक्चर हो रहा है इसका, इसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जस्ट 1 लेक्चर। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए अभी, 1/a चाहिए, ये रहा 1/a वर्सेस t चाहिए, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, बस यही करना है। तो 1/a विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, kt प्लस 1/a0 आ जाएगा, ठीक है। दैट इज द इक्वेशन दैट इज हियर। यस गाइज, समझ में आ रहा होगा सबको, है ना बेटा। तो चलिए अब इसको फटाफट से इसको डिराइव कर लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए भाई, ये था सेकंड ऑर्डर के लिए 1/a, तो ये y इक्वल एम एक्स प्लस सी, इससे आप लिख सकते हैं ये हमारा है y, और ये है इक्वल y इक्वल एम एक्स प्लस सी। तो सी तो 1/a0 है, 1/a0 दैट इज द स्लो इंटरसेप्ट, ठीक है। और जो स्लोप है m है, m पॉजिटिव है अभी, ठीक है, k पॉजिटिव है, ऑब्वियस है k इज द स्लोप, दैट्स इट। और टेम्परेचर और टाइम, सॉरी टाइम इस तरफ बढ़ रहा है, और 1/a जो है वो इस तरफ बढ़ रहा है, दैट्स इट। समझ में आ गया बेटा सबको ये मेथड, क्लियर है? यस गाइस, Yes, sir. ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ओनली वन रिएक्टेंट, फोर्थ मेथड है, 5 मेथड है, ये 5वां मेथड बिल्कुल छोटा सा, फोर्थ मेथड है। अब इसमें भी एक फॉर्मूला यूज होगा, बाकी सब में तो ग्राफ है और जो पहले वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है। या फिर हमने एक अल्फा वाला फॉर्मूला सीखा है, अल्फा क्या होता है, और एक यहाँ पर हम फॉर्मूला सीखेंगे एन वाला। दो हैं ऐसे मेथड जिनमें फॉर्मूलाज हैं, बाकी सब आपके पहले वाले फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड हैं, और पहले वाले फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड ही ग्राफ्स हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो हाफ टाइम मेथड, अब इस हाफ टाइम मेथड के अंदर ग्राफ भी थे, इसी मेथड की बात कर रहा था जो मैंने हटा दिए एक बार के लिए, ताकि आपको पहले वाले ग्राफ में इतना कंफ्यूजन ना हो जाए कि जो आता है वो भी सब गोलमोल हो जाए। वो नहीं करना अपने को, तो एक बार ये ग्राफ हटा दिए हैं, ठीक है, डोंट वरी। जैसे ही टाइम लगेगा इन ग्राफ्स को भी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो वी नो, तो हमें पता है हाफ टाइम क्या होता है भाई। अब ये डेरिवेशन किसी को याद है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नोट की पावर 1/n हमने किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो अगर हमारे पास ऐसे ऐसे 2 हाफ टाइम है, हाफ टाइम 1 हाफ टाइम 2, दोनों को डिवाइड करेंगे, और दोनों में देखो a नोट की पावर 1 माइनस ए है, मैंने यहां पर लिया n माइनस 1, उल्टा कर दिया 1 माइनस n की जगह। तो इसका मतलब a2 की कंसंट्रेशन ऊपर है, a1 की कंसंट्रेशन नीचे है। इसको उल्टा कर देंगे तो ऊपर वाला टर्म भी उल्टी हो जाएगी। डायरेक्ट लिखा है तो इसे मैं थोड़ा सॉल्व करके आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए क्या है, t1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ए नोट की पावर, ए नोट मान लीजिए मैंने 1 ले लिया, और ये 1 माइनस एन है, ठीक है, और ये t1 है। फिर उसके बाद में t हाफ 2 इक्वल क्या, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए नोट की पावर 2 और 1 माइनस एन, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड करने पर ए नोट बाई ए नोट, दोनों की पावर 1 माइनस एन है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि इसको पूरे को और इसको पूरे को ब्रैकेट में लिख दिया, और 1 माइनस एन यहां से उड़ाकर यहां दोनों के ऊपर इकट्ठा लगा दिया। गॉट दिस गाइज, मैंने क्या किया ये सबको समझ में आया बेटा? हाँ जी। फिर अभी आपने जो एक बार मतलब ये एक्सप्रेशन लिए, मतलब t1/2 इज प्रोपोर्शनल टू a0 1 माइनस n, ये वाला एक बार दोबारा कराइएगा।
अच्छा ये वाला दोबारा बताऊं, ठीक है मैं दोबारा बताता हूँ। देखो ये तो हमने सीधा ऐसे ही निकाल लिया था फालतू में। जीरो ऑर्डर याद है, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होता है? T1/2 फॉर जीरो ऑर्डर क्या था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? चलो वही बता जिसमें दो। मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं ए करती। नोट माइनस ए, ठीक है ये था। हाफ टाइम निकालेंगे तो ए क्या हो जाएगा? A0/2 हो जाएगा। ठीक है तो ये आ गया। तो के टी इक्वल, यानी ये टी हाफ निकल गया, A0/2 आएगा इसमें। इसको A0 में से माइनस कर देंगे, A0/2 ही आएगा। तो के टी हाफ क्या आ गया था हमारे पास? के चला गया नीचे, A0/2 के। क्लियर है? यानी कि A0/2 के जीरो ऑर्डर है ना ये। यस जीरो ऑर्डर है। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास टी हाफ आप क्या करते हैं, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन की पावर 1। ये बात समझ में आ गई? यस बेटा। हाँ बेटा क्लियर हुआ ये? Yes, ठीक है sir. ठीक है। तो अभी देखिए अब दूसरा हम क्या करने वाले हैं। तो ये तो हमने डायरेक्ट कर लिया कि टी की पावर, यानी जीरो ऑर्डर का मैंने डायरेक्ट आपको बताया कि टी हाफ क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A0 की पावर 1 के। अब अगर मैं टी हाफ, अब देखो के टी इक्वल, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बता रहा हूँ, के टी इक्वल क्या था? लोग लोग नहीं लगा था, नेचुरल लोग है ना। नेचुरल लोग A0 माइनस नेचुरल लोग ए होता है। तो इसको लोग में कन्वर्ट करेंगे, के टी इक्वल 2.303, दोनों का मल्टीपल आ जाएगा लोग A0, ठीक है, माइनस लोग ए हो जाएगा। ठीक है लोग में कन्वर्ट करेंगे। इस दिस जरूरत नहीं है वैसे लोग में, अरे मुझे हाफ टाइम निकालना है, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं है ना। तो अब देखिए जरा हाफ टाइम निकालेंगे इसका, तो हाफ टाइम क्या निकलेगा? KT1/2 इक्वल नेचुरल लोग A0/A था ये। ठीक है सीधा सीधा फॉर्मूला यही था इसका, ऐसे ही मैंने इसको लंबा करके लिख दिया। अब देखो जरा इसमें क्या आएगा, ए क्या हो जाएगा? A0/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा है ना, तो A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, तो नेचुरल लोग 2 आ गया, तो लोग 2 आ जाएगा। ये KT1/2 इक्वल 2.303 लोग 2। गॉट दिस गाइज? ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया? डिराइव किया आपके सामने, और मुझे लग रहा है पहले हमने डिराइव कर रखा, तो हम अब आपको आसानी से समझ में आएगा, बजाय कि मैं डायरेक्टली लिखूं 2.303 और log 2 है ना, ये log 2 है। अब जरा देखो टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी फिर? के इस तरफ आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय के, log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010, याद है किसी को? हाँ बेटा। और 0.3010 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, यानी कि टी हाफ कितना होता है इसका? टी हाफ फर्स्ट Zero ऑर्डर के लिए point six nine पॉइंट something सिक्स होता है. नाइन 693 बेटा, 0.693, नॉट समथिंग। ठीक है समथिंग नहीं, यही यही एक प्रॉब्लम है बेटा, कि हमें क्या लगता है कि हमें आ गया बट याद नहीं हुआ। और वही एक प्रॉब्लम है, जब हम पेपर में बैठते हैं ना तो वो समथिंग सब जीरो हो जाता है, सब जीरो। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। मेरे एक टीचर थे, एसएस के टीचर थे, सोशल स्टडीज के। ठीक है मैं मेरी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था, लेकिन एसएस में मेरी एक आदत थी कि जो ये था ना कि अकबर की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, कब कब से कब तक उसने राज किया, 1500 से 1600 फलाना ढिमकड़ा, ये वाली तारीखें थी, ये मुझे याद नहीं रहती थी। तो मैं क्या करता था, मैं ना अप्रोक्सीमेट लगा देता था पीछे, अप्रोक्सीमेट दिस, कि ये तब पैदा हुआ था, उसके 50-60 साल मैंने ना ऐसे कैलकुलेशन कर रखी थी कि अकबर का बेटा ये था, उसका बेटा ये था, उसका ये था, तो 50-60 साल बाद ये आया था, फिर उसके 50-60 ये उसका लड़का था, तो उसके हिसाब से वो 50-60 साल बाद तब आया था, ये तब मर गया था, किसी ने 50 साल राज किया, किसी ने 60 साल, ऐसे करके मैंने ना अप्रोक्सीमेट बना रखा था सबका, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं थी। ठीक है जैसे आपने अप्रोक्सीमेट कहा। तो एक दिन मेरे टीचर ने मेरे को खड़ा कर लिया, ठीक है, तो कहते उन्होंने लेसन दिया था लर्न करने के लिए, आई वाज ब्राइट स्टूडेंट नो डाउट, ठीक है उनको भी पता था। तो मेरे से जो भी चीजें पूछे मैं कह रहा हूँ जी अब लगभग इतना होगा, लगभग इतना होगा, काफी सारे क्वेश्चन पूछे, फिर उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरी पिटाई करी उस दिन। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, कहते बेटा लगभग मतलब कुछ नहीं होता, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ उसकी याद नहीं है, किस सन से किस सन तक याद था, मान लो 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी है, आपने अगर लगभग कर दिया कि 1500 नहीं जी वो 1600 से 1700 में 100 साल का डिफरेंस डाल दिया और आप कह रहे हो लगभग, गलत हो गया ना, तो वो रोंग है। और वो तो देखो एसएस थी, उसमें चल सकता है, बट ये साइंस है, इसमें तो एक पॉइंट की गलती में भी और पूरा आंसर सच्ची में मैं भी गया। ऐसे ही करता
वो बेटा होता है एसएस, मुझे याद नहीं होती है, सीधी सी बात ही है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता था, बट उस दिन मेरी पिटाई होगी और उस दिन मुझे समझ में आ गया कि लगभग नहीं यूज करना। तो यहाँ देखो, क्या यहाँ पर टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है? टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन की पावर पर डिपेंड नहीं No. कर रहा है, तो ये 0 आएगा। ठीक है, ये मैंने लगा दिया 0, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन टर्म ही खत्म हो जाती है। तो यानी फर्स्ट ऑर्डर, अब देखो जरा क्या बन गया, हाफ टाइम जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ टाइम क्या है, कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करता है, कंसंट्रेशन की पावर 0 पर डिपेंड करता है। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या करेगा, टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन की पावर -1 पर डिपेंड करेगा। गोड दिस, यस गाइज, बन गया फॉर्मूला, ये वही तो लिख रखा है। यानी कि अगर जीरो ऑर्डर है तो 1 आ गया, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है तो 0 आ गया, सेकेंड ऑर्डर है तो -1 आ गया, तो वन माइनस एन। तो 1 माइनस एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब एन की जगह पर वैल्यू भर के देखो क्या आएगी, एन की जगह पर आप जीरो ऑर्डर भर के देखो तो 1 माइनस जीरो, 1 आ जाएगा, नहीं ए नोट की पावर 1। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 1 भरो, 1 माइनस 1 0, तो ए नोट की पावर 0 आ रहा है सही। सेकेंड ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 2 भरो, ठीक है, तो 1 माइनस 2 क्या होगा, -1, तो -1 भी आ रहा है। यस, सही बन गया, डेरिवेशन हो गई। हाँ जी, यस गाइस, पता लगा सभी को? Yes, sir. ठीक है, अगर फिर भी थोड़ी बहुत कुछ कंफ्यूजन हो, डोंट वरी, आपके पास में नोट्स हैं पहले और दूसरे और तीसरे लेक्चर के, चौथे लेक्चर के भी मैं डाल चुका हूँ, आज के लेक्चर के भी डाल दूंगा। उनमें आप 10-10 स्लाइडें मुश्किल से आसानी से देख सकते हो, बट फॉर्मूला है, लिख के बिना याद किए और बिना लिखे अगर आप पढ़ोगे आगे, फिर से पीछे वालों में कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा अब क्या है। तो ये टी हाफ आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर n माइनस 1 माइनस एन, तो मैं इसको पलट सकता हूँ, ये n माइनस 1 भी मैं कर सकता हूँ, ये आपको मैंने अभी भी समझाया था ना। a1 बाई a2 लिखने की बजाय a2 बाई a1 कर दूंगा तो n माइनस 1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सबको? t1 बाई t2, बट a2 बाई a1 आ रहा है, उल्टा आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने 1 माइनस एन को n माइनस 1 कर दिया है। यस, समझ में आ गया बेटा सबको, है ना? यस सर। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसको। देखो, अब मैं इसका log कर दूं तो log, यहां पर इसका log किया मैंने, तो log t1 बाय टी हाफ बाय 1, और माइनस में हो जाएगा, ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, log टी हाफ 2, ये 2 और ये 1, और इक्वल आ जाएगा n माइनस 1, पावर थी तो log से पहले आ जाएगी n माइनस 1 पावर, और उसके बाद में log a2 पहले आएगा a2, फिर log a1 माइनस में नीचे है तो log a1 माइनस में, दैट्स इट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप n की वैल्यू, जस्ट n निकालते हो, n, तो क्या करें, ये पूरी टर्म उठा के नीचे ले जाऊंगा, डिवाइड में आ जाएगी इसके, ठीक है, माइनस में 1 था वो उधर जाके प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये प्लस में 1 हो गया, और ये पूरी टर्म जो है ये नीचे डिवाइड में आ गई, दिखाई दे रहा है क्या हुआ है? तो n इक्वल आ गया 1 प्लस log टी हाफ 1 माइनस log टी हाफ 2 डिवाइड बाय log a2 माइनस log a1, और दोनों इनिशियल कंसंट्रेशन है, a नोट 1 a नोट 2 बोलिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा फॉर्मूला? तो ये है ओनली वन रिएक्टेंट के लिए ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जहां पर भी हम अपने फॉर्मूले अप्लाई करते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, सेकंड ऑर्डर का, वो सब फॉर्मूले हमने फर्स्ट रिएक्टेंट के लिए ही अप्लाई किए हैं, सो ओनली वन रिएक्टेंट के लिए। तो ये ऐसा कोई भी फॉर्मूला आएगा तो वन रिएक्टेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़े, यस गाइस, टेल मी। यस सर। ये याद Yes. रखना, अब आपको फॉर्मूला n निकालने का, हाफ टाइम मेथड से n निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, हाफ टाइम मेथड 1 माइनस हाफ टाइम मेथड 2 डिवाइड बाय हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन 1 इनिशियल कंसंट्रेशन 2, एक ही, सबका log है, प्लस में 1 है, बस प्लस में 1 बाद में लगाई, पहले लगाई वो तो बाहर है, उसका कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड आता है अब, ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड। ओसवाल्ड आइसोलेशन मेथड, ये भी इररिस्पेक्टिव टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी हम कोई फॉर्मूला पढ़ने वाले नहीं है फिर, क्योंकि फॉर्मूले वाले सारे वन रिएक्टेंट के लिए हैं। ठीक है, तो ये मेथड नंबर 5 है ओसवाल्ड। ये क्या बोलता है, ए बी सी, तीन प्रोडक्ट, तीन रिएक्टेंट हैं, और ए बी और सी, स्मॉल ए बी सी जो है इनके कोफिशिएंट्स हैं, मल्टीप्लायर हैं, जो बैलेंसिंग में काम आते हैं रिएक्शन के। ठीक है, अब वो कह रहा है एक्सेप्ट वन, अब ये ना वो पहले वाला ही है जो हमने पहले किया था,
ठीक है, कंसंट्रेशन को एक को और वो कर दो, सेकंड वाला मेथड जो है एक को कांस्टेंट कर दो, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर ऑल द रिएक्टेंट आर टेकन इन एक्सेस। वहां हमने क्या किया था और यहाँ क्या है, ओसवाल्ड वाले और इस मेथड में क्या फर्क है, ठीक है, वो फर्क मैं आपको साफ साफ नजर में बता देता हूं और फिर आप ध्यान भी रखना उसको। वहां पर हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दिया था, कांस्टेंट, हम बदलेंगे नहीं, कांस्टेंट। यहां पर क्या कर रहा हूं, एक रिएक्टेंट को छोड़ के बाकी सबकी कंसंट्रेशन को इतना ज्यादा कर दिया कि मान लो कि बी की कंसंट्रेशन आप 5 मोल लेने पर वो पूरा यूज हो जाता है, सपोज दैट पूरी रिएक्शन में पूरा यूज हो जाता है 5 मोल, यानी बी जो स्मॉल वाला बी है उसकी वैल्यू है 5 मोल, 5 मतलब कोफिशिएंट लगाओ तो मोल ही होता है, 5 मोल है बी की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं 5 लाख मोल ले लूं बी के तो 5 लाख में से 5 घटाने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? यस, रिकॉल मी गाइस, 5 घटाने पर कोई फर्क पड़ेगा 5 लाख में से? जल्दी बताइए। नो सर। इसका मतलब मैं बी की कंसंट्रेशन को अगर इतना एक्सेस में ले लूं कि उसके थोड़ा बहुत कम होने से उसमें फर्क ही ना पड़े, तो यानी क्या होगा फिर, बी की कंसंट्रेशन अपने आप कांस्टेंट होगी, उस पर तो फर्क पड़ नहीं रहा, तो कंसंट्रेशन कौन सी भी फर्क पड़ेगा, यानी बी और सी को मैंने इतना एक्सेस में ले लिया कि ए के मुकाबले वो बहुत ज्यादा है, तो उनकी कंसंट्रेशन जो थोड़ी बहुत खत्म होती है, ए जब उनको यूज करता है थोड़ा बहुत, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां वही हो रहा है। लेकिन पहले हमने क्या किया था, कांस्टेंट कर ली थी, एक्सेस में नहीं लिए थे कांस्टेंट, यहां हम एक्सेस में ले रहे हैं, रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा। तो देखो क्या हो रहा है, ऑल द रिएक्टेंट आर टेकन इन एक्सेस सो द चेंज इन कंसंट्रेशन विल बी नेग्लिजिबल, कंसंट्रेशन में चेंज नेग्लिजिबल होगा किसके, जिनको एक्सेस में ले रहे हैं। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ओनली वन रिएक्टेंट, एक ही रिएक्टेंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, और जिस पे कर रहा है उसको डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, फिर वही रेट निकाल लो डबल और ट्रिपल से, है ना, उसका रेट निकल आएगा कि वो डबल हो रहा है कि ट्रिपल हो रहा है कि नहीं, और इस तरह से उसका रेट निकला है, फिर दूसरे दोनों को कर दो एंड सो ऑन, इस मेथड को बार बार अप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा। यस गाइस, समझ में आ गया? तो मान लीजिए रेट जो है हमारे पास आता है ए की पावर अल्फा, बी की पावर अल्फा, सी की पावर गामा, बी और सी को हमने लार्ज एक्सटेंट में ले लिया, तो बी और सी क्या हो गए, एक हिसाब से कांस्टेंट हो गए, इनकी कंसंट्रेशन नहीं बदलेगी ना, 5 लाख में से सिर्फ 5 यूज हुई तो कंसंट्रेशन नहीं बदली, तो मैं क्या कर सकता हूं कि बी का जितना भी अमाउंट लिया मैंने और सी का जितना भी अमाउंट लिया उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, के कांस्टेंट था, बी और सी भी कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई कर दिया, के बन गया बहुत बड़ा, और उस के की वैल्यू अब मैंने बना दी के नोट, के नोट, समझ में आ? तो लार्ज एक्सेस सो देयर इज नो देयर कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो यहां बन गया के नोट। अब के नोट क्या है, बी और सी की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई, और ये जो है ये बी और सी, अब ये याद रख लेना, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं, ये बी और सी दोनों के दोनों क्या है, लार्ज एक्सेस में है, लार्ज एक्सेस, ठीक है, गोट दिस गाइज, ये दोनों लार्ज एक्सेस में है, दैट इज व्हाई वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो इस तरह से हमारे पास रेट आ गया ए का, सेम एज इट इज आप बी और सी का रेट भी निकाल सकते हो, दैट्स इट। तो सिर्फ ये थ्योरेटिकल मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल है, ठीक है। क्लियर है भाई ये सबको, यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े। हाँ बेटा, यस। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं, देखो जरा क्या एप्लीकेशन फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब एक चीज बता देता हूँ, ये सीधा सीधा बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसके बाद में सोल्ड न्यूमेरिकल भी हैं, एनसीईआरटी के अंदर भी हैं, उनके अंदर ना एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला, इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन लगती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्या है ये फॉर्मूला, वैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर क्या किया है, के टी इक्वल 2.303, बस लोग लिखा हमने, लोग ए नोट बाय ए, यही है ना अपना अपना फॉर्मूला, तो ये है, बट एप्लीकेबल फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शनों में ये वाला एप्लीकेबल फॉर्मूला है। कैसे है एप्लीकेबल, वो बता देता हूँ। मैंने लोग ए नोट की जगह पर क्या लिखा, वी नोट, देखो लोग ए नोट की जगह पर मैंने लिख दिया, वो क्या लिखा है, वी इंफिनिटी माइनस वी नोट डिवाइडेड बाय वी इंफिनिटी माइनस वी टी। तो ये 4-5 न्यूमेरिकल हैं जिनमें बार बार अलग फॉर्मूले बदले जाते हैं, ठीक है, आप उन सभी में एक ही फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर निकल आएगा, ये गारंटी देता हूं। कैसे, कि मान लीजिए कि आपको उसने वी नोट नहीं दिया, दिस इज नॉट गिवन, सपोज अगर ये दिया नहीं है ना क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा के टी इक्वल 2.303 लोग, ठीक है, वी इंफिनिटी, ये इंफिनिटी है भाई, अल्फा नहीं है,
ठीक है, माइन और क्योंकि वी नोट तो दिया ही नहीं है, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा आपके वी इंफिनिटी माइनस वी टी, ठीक है, दैट्स ऑल। अगर वी नोट नहीं दिया तो, अगर मान लो वी इंफिनिटी नहीं दे रखा, वॉल्यूम इन इंफिनिटी है, सिंपल सी बात है, तो के टी इक्वल आ जाएगा, वो आएगा यहाँ पर 2.303 लोग। अगर इंफिनिटी नहीं दे रखा तो सीधा भरो वी नोट डिवाइड बाई वी टी, इंफिनिटी नहीं दिया तो वही बन गया सिंपल वाला। लेकिन अगर वी नोट नहीं दे रखा तो वी टी दे रखा है, वॉल्यूम एट टाइम टी, ठीक है, वी इंफिनिटी भी दे रखा है, तो इनको आप पुट कर सकते हो। और ये सभी फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूलाज यूज होते हैं। यस, गॉट दिस गाइज, ये समझ में आया? ये एक ही फॉर्मूला आपको हर तरह के न्यूमेरिकल क्वालिफाई करवा दे। न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस खुद करनी है, फिर भी कोई न्यूमेरिकल नहीं निकल रहा तो मुझसे पूछिए। एक और ऐसा न्यूमेरिकल है जो टाइम घड़ी सर वाला बना फॉर्मूले रखा को है, दोबारा ये भी एक्सप्लेन बता करना। देता हूँ, ठीक है। उसके अंदर आपको लगेगा क्या बेटा? सर एक बार इस दोबारा से फॉर्मूले को बोलो। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करें। सर ये वाला अच्छा, फॉर्मूला फॉर्मूला एक बार दोबारा, रिपीट कर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, करता हूँ बेटा, समझ गया समझ गया, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला रिपीट करूँ थोड़ा, मैं पहले इसको वापस साफ साफ लिख देता हूँ। वी नोट, ठीक है, देखो ये क्या है, वॉल्यूम दे रखा है आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता ना इनफाइनाइट टाइम लग जाता है, इनफाइनाइट टाइम, तो यानी वॉल्यूम अगर आपको दे रखा हो, इनिशियल वॉल्यूम दे रखा हो वी नोट, किसी टाइम 10 सेकंड नहीं खड़ा, तो आपको भी वॉल्यूम दे रखा है, और फिर उसने दे रखा है इनफाइनाइट टाइम पर वॉल्यूम, तो वी इन्फिनिटी बोले उसे, इनफाइनाइट टाइम पर वॉल्यूम। अगर ये तीनों चीजें देखिए तो ये फॉर्मूला सीधा लगाओ। हम जनरली फॉर्मूला क्या लगाते हैं वो आपको पता है कि जनरल फॉर्मूला हमारा होता है केटी इक्वल 2.303 लोग, और यहाँ आ जाएगा वी या ए नोट लिख देते हैं वैसे हम उसको, है ना, ए नोट डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, ए टी। ये होता है हमारा जनरल फॉर्मूला जो जनरली हम लगाते हैं, है ना। इसकी जगह पर उस हमने क्या कर रखा है, इन्फिनिटी की अगर वैल्यू दे रखी है तो इन्फिनिटी में से वी नोट को माइनस करेंगे और इन्फिनिटी में से वीटी को माइनस करेंगे, और आपके सामने केटी यानी फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मान लीजिए वी नोट नहीं दे रखा तो इन्फिनिटी दे रखा हो बट वी नोट ना दिया हो, वी नोट को गायब कर दो, इन्फिनिटी वाला करो। अगर इन्फिनिटी ना दिया हो तो दोनों इन्फिनिटी को गायब कर दो, जो माइनस के साइन है उनको भी गायब कर दो, वी नोट बाई वीटी, वो तो सेम फॉर्मूला बन गया। गोड दिस, इस तरह से आपके न्यूमेरिकल निकलेंगे। ये सोल्व न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी के अंदर भी मिलेंगे, और ये न्यूमेरिकल आपको जरूर से जरूर कर रहे हैं, और इसमें सब में एक ही फॉर्मूला यूज होता है। वो उन्होंने बार बार ना अलग अलग डेरिवेशन दे रखी है, मैं उस डेरिवेशन के चक्कर में ही नहीं पड़ रहा, सीधा न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूँ, और ना ही आपको वो डेरिवेशन करनी है, ना उसका कोई तुक है, सीधा एक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कीजिए, जो नहीं दे रखी उसको गायब कीजिए, बस हो गया न्यूमेरिकल। एक फॉर्मूला घड़ी वाला, एक न्यूमेरिकल है उसमें, वो घड़ी वाला न्यूमेरिकल ना इसमें लगता है कि उसका फॉर्मूला अलग है और इसमें फिट नहीं बैठ रहा, बट वो भी इसमें फिट बैठता है, ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा, फिर भी ना हो तो मुझसे पूछिएगा। ओके, गॉट दिस गाइज, आगे बढ़े बेटा। यस, Yes. ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना है कि वो वी इंफिनिटी वाला फॉर्मूला ये है, बस और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो एक सूडो फर्स्ट होती है, अभी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, वो होती तो सेकंड ऑर्डर है। देखो मैंने ए प्लस बी प्रोडक्ट बना दिया, रेट लगा दिया, के ए की पावर 1 बी की पावर 1, ऑर्डर हो गया 2, ठीक है। ये दोनों की पावर ए और बी की पावर 1 1 है, ठीक है, यहाँ 1 1 लिखा नहीं हुआ है तो हम 1 1 लगा देते हैं, ऑर्डर हो गया 2। बट अगर मान लो ए और बी में से एक जो है वो सोलवेंट है, सोलवेंट, तो सोलवेंट तो लार्ज एक्सेस में नहीं हो गया, जैसे हमने ओसवाल्ड मेथड किया था, लार्ज एक्सेस में अगर कोई चीज है तो वो तो कांस्टेंट हो गया, तो वो हो गया कांस्टेंट। तो ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं शूडो फर्स्ट ऑर्डर। वो है तो सेकंड ऑर्डर बट वो नकली, शूडो का मतलब होता है नकली, पी साइलेंस, इसमें सब पर जो वर्ड लिखा हुआ है पी शूडो, तो पी साइलेंस होता है, तो शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस उनको बोला जाता है, दैट इज द रिएक्शन, ठीक है। इफ ए एंड बी, ए और बी इज इन ए लार्ज एक्सेस, ए या बी में से कोई एक लार्ज एक्सेस में, मे बी ए और बी यूज्ड एज सोलवेंट, या तो ए या फिर बी दोनों में से कोई एक सोलवेंट की तरह यूज हुआ है, सो द रिएक्शन बिकम फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर बन जाती है एक्सेस की वजह से। एग्जांपल है यहाँ पर भाई, आपको एक एस्टर का फॉर्मूला दे रखा है, CH3COO2H5, एस्टर, एसिटिक एथेनोएट, है ना, वो फॉर्मूला दे रखा है आपको, प्लस वाटर। वाटर में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl की क्या बोलते हैं, HCl गैस की प्रेजेंस में, तो HCl गैस तो कैटलिस्ट का काम करती है, तो वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, उसका तो ऑर्डर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इक्वल आता है, एसिटिक एसिड बनता है प्लस एथेनॉल बनता है, अल्कोहल, ठीक है, प्लस
एसिटिक एसिड, दोनों बनते हैं। अब ये ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, क्यों? क्योंकि वाटर यहाँ पर एक्सेस में होता है, इस वजह से वाटर की कंसंट्रेशन थोड़ी सी यूज होती है तो उसका कोई इफेक्ट होता नहीं है, तो दैट इज वाई होनी है सेकंड ऑर्डर चाहिए, बट ये होती है फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ये समझ में आया? बस एक पेज में सूडो फर्स्ट ऑर्डर खत्म है, इसमें कुछ नहीं है। यस गाइस, क्लियर है ये सबको? Yes, sir. ठीक है, चलो ठीक है। तो इसमें वही ओसवाल्ड वाला ला लगता है और कुछ नहीं है। अब आता है भाई एक रेडियो वाला, ठीक है, दैट्स द लास्ट स्लाइड ऑफ द सेशन बेटा। रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आप लोगों को पता है, जो अपने आप खत्म होते रहते हैं टाइम के हिसाब से, पता है सभी को? कोई अगर जिसको अच्छे से पता है मेरे को एक डेफिनेशन बता दो या फिर उसका मीनिंग समझा दो फटाफट, ताकि मुझे पता लगे कि आपको सच में बताया कि रेडियो एक्टिव होते क्या हैं। सर रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि मतलब कुछ आइसोटॉप होते हैं, कार्बन 14, यूरेनियम 230 वगैरह, इनमें क्या होता है कि फिर जो इनकी हाफ लाइफ होती है वो ऐसी होती है कि मतलब कुछ समय बाद ये अपने आप डिके होते रहते हैं बीटा डिके की प्रोसेस से, बिल्कुल, एंड हाँ। ये वो खत्म हो किस लिए जाते होते हैं हैं? अल्टीमेटली। बिल्कुल सही है, कभी वो किस कभार लिए तो होते हैं उसका सेकंड्स में और कभी कभार सालों में, हाँ, बहुत धीमे कई धीमे। साल, हजारों हजारों साल, लाखों साल भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो किस लिए होता है? वो सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है भाई, सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो डिके होता है। डिके का मतलब क्या है? अपने आप खत्म हो रही है कोई चीज, उसका रीजन होता है उनका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। यूरेनियम 235 है, ठीक है, 235 जिसका एटॉमिक मास नंबर है, तो उसके अंदर उसका न्यूक्लियस इतना बड़ा होता है कि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशो सही तरीके से बैठ नहीं पाता, जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियस अपने आप टूटता रहता है और उसमें से पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने हैं पता है आपको? 100 से भी ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब न्यूक्लियर पार्टिकल। आप लोगों ने पढ़े होंगे एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली तीन ही पढ़े हैं ना? 100 फिर से उसके अलावा फिर ज्यादा अल्फा डीके, अभी तक। बीटा डीके, मतलब अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा क्या होता है पता है? सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस होता है, वो उसमें प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन है, नथिंग। 100 से ज्यादा, 100+, 100 से ज्यादा 100+ पार्टिकल्स होते हैं। ये जो आप लोग पढ़ते हो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये भी टूट जाते हैं, इनको भी तोड़ के और छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे साइंटिस्टों ने 100 से ज्यादा ढूंढ लिए हैं, 100 से ज्यादा, ठीक है। न्यूट्रियॉन्स बहुत कुछ होता है बेटा, मीजोन्स पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रियॉन्स होते हैं, ठीक है। और इनके एंटी पार्टिकल पता नहीं क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। सब तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन फिजिक्स के अंदर मास्टर क्लासेस में, फिजिक्स के अंदर ये आता है मास्टर क्लासेस के अंदर, ठीक है। और उन क्लासेस के अंदर बच्चों को कुछ पार्टिकल्स का नाम वगैरह, केमिस्ट्री में ये नहीं आता, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, 100+ होते हैं, ठीक है। तो वो पार्टिकल ना निकलना शुरू हो जाते हैं न्यूक्लियस में से, अनस्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है। छोटे एटम्स में जैसे ट्रीटियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ट्रीटियम, उसमें से भी निकलते रहते हैं। ट्रीटियम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशो सही नहीं होता, पार्टिकल के न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो तभी वो अनस्टेबल होगा, ये सही नहीं है। उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर रेशो सही ना हो, भले ही वो एटम छोटा हो, जैसे कार्बन 14 है, कार्बन 13 है, कार्बन 12 आइसोटोप बिल्कुल स्टेबल होता है, कार्बन 13 और 14 अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस में से छोटे छोटे पार्टिकल बाहर निकल लेते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, इस तरह फिर के उनमें अगर डेल्टा, एक बहुत दो और सारे। जगह फिर वो टूट भी जाते हैं, जैसे यूरेनियम 235, उसमें अगर एक दो हाँ, न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा दे दो न्यूक्लियस तो टूट टूट भी जाएगा जाएगा, बिल्कुल, वो अलग प्रोसेस है। हम अभी डिके की बात, वो हाँ बेटा, न्यूक्लियस हम से अभी कट नहीं डिके जाएगा। की, ठीक है ठीक है, वो हम डिके की बात कर रहे हैं ओनली, पहले हम उस। तो अब होता क्या है, उसमें से पार्टिकल निकलना शुरू हो जाते हैं। वो पार्टिकल कौन से निकलेंगे डिपेंड करता है भी कौन सा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो सबके अलग अलग होते हैं, जस्ट क्रैमिंग इज द आंसर, हमारे पास उसका आंसर नहीं है। न्यूट्रॉन्स कैसे, मतलब न्यूक्लियस में से कौन कौन से पार्टिकल कब निकल सकते हैं ये भी नहीं पता है, बस याद कर लेते हैं हम कि कुछ पार्टिकल्स हमें पता है कि इस एटम में से ये निकलेंगे, इसमें से ये निकलेंगे, ठीक है। तो उसके डिटेल में हम जाएंगे भी नहीं। उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिकेज, यानी अपने आप पार्टिकल निकल रहे हैं, और वो पार्टिकल बहुत हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर सकते हैं। अल्फा बीटा गामा रेज तो हमारी बॉडी को 1 सेकंड में मार डालेंगी, अगर हाई गामा रेज के इफेक्ट में हम आ जाएं तो, ठीक है। तो इसको डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं, खत्म हो जाना अपने आप, डिके भी बोलते हैं। और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक तो केटी इक्वल 2.303 log n नोट बाय n, ए नोट की जगह पर क्या आ गया, एन नोट, सीधी सी बात है, ठीक है। वैसा कुछ वो कंसंट्रेशन ए नोट शुरू में क्या थी बाद में क्या थी, वही है ये, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स कह लो, मॉलिक्यूल्स कह लो, जो भी था, कंसंट्रेशन है, सीधी बात है ना, एन नोट। बस अब हम एन नोट का यूज करेंगे। इसका एवरेज टाइम क्या होता है, बस इसमें एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, एवरेज टाइम। एवरेज टाइम होता है 1/k t हाफ बाय 0.693, ये होता है इसका एवरेज टाइम, इक्वल टू, और वो हम उसके, यानी अब देखो जरा क्या है, आपको हाफ कितना होता है,
फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ वही होता है ना 0.693, ये तो सबको पता है, डिवाइडेड बाय के। यस, ये पता है ना बेटा। तो हमने क्या किया, इस के 0.693 को टी हाफ के नीचे ले आए, बस ये कर दिया अपन ने, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना सबको, बस वो 1/k बन गया और इसी को बोलते हैं एवरेज लाइफ, यानी 1/k की वैल्यू ही एवरेज लाइफ होती है। दैट्स इट, समझ में आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में 1/k की वैल्यू एवरेज लाइफ होती है और इसको बोलते हैं टाओ। ये जो मैंने यहाँ सिंबल बना रखा ना टी का, टेढ़ा मेढ़ा टी, टाओ बोल लो, हरियाणा वाले ताऊ बोलते हैं इसको। सही है, हाँ भाई, क्लियर है सबको ये। यस बेटा, Yes, sir. है ना। बस फिर एंड में क्लास किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट पूछो बेटा, यहीं तक है आज की क्लास। इसके सारे न्यूमेरिकल, हर एक फॉर्मूला, 3-4 फॉर्मूले करवाए हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी से इसको रिवाइज करवा देता हूँ, लेट मी गिव सम टाइम। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल रेट मेथड किया था, इसमें कुछ नहीं है, इररिस्पेक्टिव टू द टाइम है। पहले कंसंट्रेशन ए की डबल की, फिर बी की डबल की, फिर सी की डबल की, है ना। तो उससे पता लगा कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट्स इट, हमने रेट निकाल लिया, ठीक है, सबका टोटल कर दिया, ठीक है। ये था इनिशियल रेट मेथड। अल्टरनेटिव मेथड इसका इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। रेट क्या है, के की पावर अल्फा बीटा गामा है। यहाँ पर हमने बी और सी की कंसंट्रेशन को सेम रख दिया और ए की कंसंट्रेशन को क्या किया, वेरिएबल चेंज कर दिया और 2 बार रेट निकाला, दोनों को डिवाइड कर दिया, आपके सामने आंसर आ गया। अल्फा, अल्फा को निकाल लिया लेफ्ट राइट करके, लो करके, ठीक है, समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट मेथड है। अल्टरनेटिव इसी का, उसी का अल्टरनेटिव था। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड है इंटीग्रेटेड रेटला मेथड। ओनली वन रिएक्टेंट के लिए यूज होता है, वन रिएक्टेंट के लिए, यानी हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का सीधा फॉर्मूला देखेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड है, भरेंगे आंसर, आंसर आ गया, ठीक है, वरना चलो जी दूसरे वाले में ट्राई करेंगे। इसी का एक ग्राफिकल मेथड है, तो जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड और थर्ड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तक की है, ठीक है। तो इसमें जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ ए वर्सेस टी है, ठीक है। ए वर्सेस टी में आप फॉर्मूले पुट करो, आपके सामने ग्राफ आ जाएगा, डोंट वरी। बट ये ग्राफ भी आपके माइंड में रहना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये नहीं कि बना के देखो आप, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए log ए वर्सेस टी है, ग्राफ बना के देखो और याद भी रखो। और सेकंड ऑर्डर के लिए 1/a वर्सेस टी का ग्राफ बनाओगे, और अगर ये तीनों ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आते हैं, स्लोप 2 का नेगेटिव 1 का पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब वो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर है। दैट्स इट। तो ये भी हमारा सीधा फॉर्मूले बेस्ड हो गया। फोर्थ था हाफ टाइम मेथड। हाफ टाइम मेथड, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट 1 माइनस एन था, 2 टी हाफ निकाल लिए, दोनों को डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। और उसमें फिर एन की वैल्यू निकाल ली लोग करके। क्लियर है। तो ये एक फॉर्मूला था, ये भी अब आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है ओसवाल्ड मेथड। इसमें एक की कंसंट्रेशन सेम कंसंट्रेशन इनफाइनाइट कर देंगे, जिससे वो कांस्टेंट हो जाएंगी, और एक ही कंसंट्रेशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग रेट निकाल लेंगे, फिर फर्दर दूसरों की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी रेट निकाल लेंगे। दैट्स इट। लास्ट है एप्लीकेशन फॉर्मूला, मैंने आपको दिया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, इसको सॉल्व करना है इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। v इंफिनिटी बाय v इंफिनिटी है, अगर ये ना दिया हो तो दोनों को गायब कर दो, माइनस का साइन भी माइनस से माइनस कट जाएगा, v नोट बाय vt आ जाएगा। सेम फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का। अगर v नोट नहीं दे रखा तो इन्फिनिटी, v इंफिनिटी डिवाइड बाय v इंफिनिटी माइनस vt, v नोट को गायब कर दो बस, ठीक है। और इस तरह से सारे न्यूमेरिकल इस बेस पर निकल आएंगे। ये जनरल फॉर्मूला है। इसके इन्होंने 4-5 फॉर्मूले बना रखे हैं, मैंने उसका एक ही सीधा आपको बताया कि यही हर जगह यूज करो, बात खत्म। जो दिया है वो भर दो, जो नहीं दिया गायब कर दो। नेक्स्ट देखो सूडो ऑर्डर। सूडो ऑर्डर वही ओसवाल्ड मेथड जैसा है। अगर एक को एक दो में से सेकंड ऑर्डर होती है, दो में से एक वो कर दो, फाइनाइट कर दो, है ना, जरूरत से ज्यादा कर दो इनफाइनाइट, तो बाकी दूसरा निकल आएगा। उसी की बेस पर ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। रेट रेडियो एक्टिव वाला, दैट इज टाउ, 1/k इक्वल टाउ। आपको फर्स्ट ऑर्डर में 1/k, हाफ टाइम में 1/k निकालना, वो इक्वल टू टाउ होता है। और या फिर आप सीधा 1/k को 1.44 into t half कर सकते हैं। That's all for the today's lecture, guys. Have anyone any doubt? You can ask me, guys. I'm just recording. I'm just ending the recording now. उसके बाद हम डाउट डिस्कस करते हैं।